Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. My name is Sandhya and today I am here with a new video in which I will discuss about climate change, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एयरफोर्स फेज 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके लिए। तो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म इन चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। मतलब पहले मैं बता देती हूँ आपको कि क्लाइमेट और वेदर में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो जो वेदर होता है, अगर हम वेदर और क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो वेदर जो है एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है। जैसे अगर हम आजकल की बात करते हैं, जैसे आज का मौसम कैसा है, हम बोलते हैं कभी रेनी है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डे टू डे फिनोमेना हम देखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वेदर। लेकिन वही अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मतलब अगर लंबे टाइम तक, जैसे कुछ सालों तक या फिर कुछ डेकेड्स तक, सेंचुरी तक, वहाँ का अगर एवरेज एक वेदर कुछ बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में अंतर होता है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि अगर किसी क्लाइमेट में, किसी रीजन के क्लाइमेट में अगर लॉन्ग टर्म में कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। उसके दो रीजन्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और एक होता है नेचुरल प्रोसेस। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब होता है जो ह्यूमन मेड होती है, मतलब इंसानों के द्वारा जो क्रिएट, मतलब उनके कामों की वजह से अगर किसी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, कहीं के क्लाइमेट में अगर चेंज आ रहा है लोगों की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। वहीं अगर नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि अगर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो गया, या फिर किसी भी नेचुरल कारण की वजह से अगर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो पहला हम बात करेंगे नेचुरल फैक्टर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे आपको पता है वोल्केनोज का इरप्शन होता है और कुछ प्लेसेस तो ऐसी हो जाती है जो कि प्रोन टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ पे अक्सर वोल्केनो आता रहता है। तो जब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि अगर वोल्केनो इरप्ट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस रिलीज होगी, डस्ट रिलीज होगा, कई सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, उस जगह पे सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे। और अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर बार बार यही एक्टिविटीज़ होती रही तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद होता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टली विंड का जो फ्लो होता है उसकी वजह से ओशन में करंट्स बनते हैं। जैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट। तो इनकी वजह से क्या होगा, अगर कहीं जगह पे वार्म ओशन करंट है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कहीं पे अगर कोल्ड ओशन करंट है तो वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इन वजह से क्या हो रहा है, ये नेचुरल फैक्टर है जिनकी वजह से वहाँ के क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसका अंदर जो होती है ना, कई सारी प्लेट्स होती है, कुछ माइनर होती है, कुछ मेजर होती है। तो प्लेट्स का जो अगर वहाँ पे अगर कुछ चेंज होता है, मतलब प्लेट्स में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से बहुत बार अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या होगा, कई बार वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। तो वोल्केनिक इरप्शन से हमने अभी देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है। उसके बाद कई बार ओशन करंट्स भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आते हैं। तो ऐसे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी मतलब एक रीज़न होता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। अब हम नेचुरल फैक्टर हमने देख लिए, अब हम देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। और मेजर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज का जो मेजर रीज़न है वो एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड फैक्टर्स ही है। लोगों ने इतनी चीज़ें करी, मतलब जैसे जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम अलग अलग मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ इंक्रीज हो रहा है। तो इन वजह से क्या हो रहा है कि हमारे क्लाइमेट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन सब की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे पावर प्रोडक्शन, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में हम पहला देखते हैं पावर प्रोडक्शन। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं। मतलब कोल को जलाने से क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारा, और कोल जलाएंगे, दूसरे बर्निंग मतलब फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे धुआं होगा, मतलब पोल्यूशन करेगा। वहाँ पे कार्बन का एमिशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे गैस ट्रैप होगी। मतलब उससे वो क्या करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में तो धीरे धीरे गर्मी को ट्रैप करते जाती है, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये पावर प्रोडक्शन एक रीज़न होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मतलब कोई सी भी इंडस्ट्री देख लो जहाँ पे धुआं ना निकलता हो, मतलब सब जगह प्रोडक्शन होता है। जैसे कि
इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, क्लोथ्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, मतलब चाहे कोई सी इंडस्ट्री हो, सब जगह क्या होगा, वहाँ पे एमिशन होगा, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाएगा, वहाँ पे धुआं निकलेगा, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। उसके बाद जैसे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब लार्ज स्केल पे पेड़ों की कटाई करना, मतलब फॉरेस्ट को खत्म करना। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं। पर अगर प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई सोर्स बचा ही नहीं। तो उस वजह से क्या होगा, वही अभी मैंने बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा और एटमॉस्फेयर में वो पोल्यूशन करेगा, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो डिफोरेस्टेशन एक कोज है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल, डीजल और कई सारी मतलब गैसेस है जो कि रिलीज होती है काई की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जितने ज़्यादा व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब आप देखो, आप हर फैमिली में मतलब किसी के घर में 1 बाइक है, 2 बाइक है, मतलब ऐसा 1-2 तो कम ही रहती है सबके, मतलब अगर 4 मेंबर है तो 4 अलग अलग गाड़ियाँ चलाते हैं। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब क्या होगा, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होने से वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, इतनी सारी गैसेस रिलीज होगी जो कि हार्मफुल होती है एटमॉस्फेयर के लिए। तो अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो भी एक क्लाइमेट चेंज का रीज़न बनता है। तब देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स आर टिपिकली यूज्ड टू पावर ट्रांसपोर्टेशन मशीन्स। एज अ रिजल्ट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। उसके बाद पावरिंग बिल्डिंग्स, मतलब अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देख लो, जहाँ पे मतलब नॉर्मल बिल्डिंग्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर जगह रेफ्रिजरेटर का यूज़ हो रहा है, AC का यूज़ हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं मतलब पोल्यूटिंग गैसेस, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, उसने ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। तो वो भी क्लाइमेट चेंज का ही एक हम कह सकते हैं कि पार्ट है, जिसकी वजह से ये गैसेस रिलीज हो रही है और एटमॉस्फेयर में कोई चेंज ला रही है। उसके बाद एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, तो ये एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और तो इनमें से क्या होगी, ये गैसेस रिलीज होगी और हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज लाएगी। इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक बिल्डिंग में जो मतलब सारी बिल्डिंग्स में जो पावरिंग का काम कर रही है चीज़ें, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी देखा क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या क्या इफेक्ट है उसके, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो हाई टेम्परेचर, हमारे यहाँ का टेम्परेचर अगर आप लास्ट डेकेड की बात करो तो वहाँ पे मतलब जितना था पहले उससे कहीं ज़्यादा गुना गर्म हो गया है मतलब हमारा टेम्परेचर। अब गर्मियों में देख लो टेम्परेचर कितना हाई पहुँच जाता है, ठंड में भी अभी ठंड है लेकिन लग ही नहीं रहा है ठंड भी है। तो मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जितना है आज पिछले साल था उससे हमेशा नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा ही टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये एक मतलब इंडिकेशन है कि क्लाइमेट चेंज के। उसके बाद फ्रीक्वेंट ड्रोट, क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसकी वजह से ड्रोट की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। मतलब ड्रोट मतलब होता है सूखा हो जाना, तो कई जगह सूखा हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो बहुत सारी जगह जहाँ पे बारिश हो रही थी नॉर्मली वहाँ पे बारिश नहीं होगी, और जहाँ पे बारिश बहुत रेयरली कम होती थी वहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सूखा होगा, ज़मीन बंजर बनती जाएगी। उसके बाद वार्मिंग एंड राइजिंग ओशन, मतलब ओशंस जो है उनका क्या हो रहा है, पानी गर्म होता जा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर का तो ओशंस का जो पानी होगा वो भी क्या होगा, गर्म होगा। तो ये भी काय का इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। उसके बाद लॉस ऑफ स्पीशीज, अगर आप देखो जैसे ग्लेशियर में हमारे पोलर बियर्स रहते हैं, मतलब ठंडी जगह पे रहते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि वो वहाँ के एनिमल्स जो होंगे वहाँ का मतलब पानी पिघल जाएगा, मतलब बर्फ़ पिघल जाएगा, तो बर्फ़ पिघलने से उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ से क्या होगा, उन स्पीशीज़ का लॉस होगा, धीरे धीरे वो स्पीशीज़ खत्म होती जाएगी। जैसे पेंगुइन हो गए, पोलर बियर हो गए। हेल्थ हैज़ार्ड्स, अब कई लोगों को कई सारे सीवियर डिसीज़ को भी फेस करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कई जगह सूखा हो रहा है, कई जगह बारिश हो रही है, और
कई बार कई सारी डिसीज़ का मतलब डेवलपमेंट हो जाता है किसी जगह पे, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, सिकनेस, हार्श वेदर, फोर्स रिलोकेशन, स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। अब देखो अगर क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आप जैसे गर्मियों में बात करें हम, तो गर्मी में अगर दिन का टाइम रहता है, मतलब मेंटली इंसान इतना अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है, मतलब कर पाता है फुल एफिशिएंसी के साथ। आपने देखा होगा, आप खुद ही महसूस करते हैं कि गर्मियों के दिनों में दिन में अगर कुछ काम मतलब चिड़चिड़ा मन रहता है, तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इंसान की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट करता है वो। उसके बाद पॉवर्टी, जैसे कि अगर किसी जगह पे ड्रोट हो गया या फिर फ्लड आ गई, मतलब सूखा हो गया या फिर बाढ़ आ जाएगी, तो क्या होगी, मोस्टली स्लम एरियाज में अब देखो वहाँ की पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी, तो वहाँ के लोगों के पास क्या मतलब क्या हो जाएगा, उनके लिए गरीबी आ जाएगी। तो पॉवर्टी भी एक मतलब इफेक्ट है काएगा क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद रिस्क टू इकोसिस्टम, मतलब ओवरऑल हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर भी क्या है, ये प्रभाव डाल रहा है, मतलब स्पीशीज खत्म हो रही है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, बारिश का पूरा बदलना, मतलब कब बारिश हो रही है, ठंड में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, या फिर कभी जब ठंड होनी चाहिए तब गर्मी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। क्लाइमेट चेंज के सारे इफेक्ट्स हमने देखे। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए कि इसको मतलब क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर पाए। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जब आप ग्रुप डिस्कशन करें ना, तब आपको ये चीज़ें को मेंशन करना है, मतलब इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से एफर्ट्स डाले हैं क्लाइमेट चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। तो आपको मेंशन करना है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाए थे हम कब, 2008 में। इसके तहत इस मतलब गवर्नमेंट के 8 मिशन थे, मतलब उनको क्या फोकस करना था, 8 मिशन पे फोकस करना था, जिसमें पहला आता है हमारा नेशनल सोलर मिशन। सोलर नाम से ही आपको लग रहा है, सोलर मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगा कुछ न कुछ, मतलब इसका एम ये था कि हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी का यूज बढ़ाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें जो फॉसिल फ्यूल से हम कर रहे हैं उससे शिफ्ट होकर कहाँ, किस एनर्जी पे जाना है, हमें सोलर एनर्जी पे जाना है। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, मतलब जैसे एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, बचाना है, एफिशिएंट मतलब जो एनर्जी को कम कंज्यूम करते हैं उन चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे अगर आप एक BEE सर्टिफिकेट होता है, आप जब रेफ्रिजरेटर लाते हैं, AC लाते हैं, और या फिर कई सारे मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आप कूलर ही देख लो, अगर लाते हो तो उसके ऊपर स्टार बना रहता है, मतलब ऐसा एक BEE सर्टिफिकेशन रहता है जहाँ पे ऐसे स्टार स्टार बने रहते हैं, तो 3 स्टार 5 स्टार ऐसा कुछ रहता है। तो आपको जितने ज़्यादा स्टार हो, मतलब मोर देन 3 स्टार वाला प्रोडक्ट ही खरीदना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ही फायदा है, आपका बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम से कम एनर्जी को यूज़ करते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कोई दूसरा मतलब कम स्टार वाला प्रोडक्ट लाते हैं तो उसमें क्या होगा, एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो इस मिशन के तहत यही एम था गवर्नमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स बनाए ताकि एनर्जी को हम कंज्यूम कर सकें। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब ये अर्बन एरियाज़ जो है वहाँ पे जो वेस्ट जो होता है, मतलब सिटी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना, ताकि वहाँ के लोगों में ना डिजीज़ ना फैले, वहाँ के लोग अच्छे से रहे, मतलब हेल्दी रहे। तो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पे ध्यान देना, मतलब जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, मतलब जैसे रिसाइकल करके वापस से उनका रीयूज़ करना, जो हमारा 3R फॉर्मूला होता है, रिसाइकल, रीयूज़ एंड मतलब रिसाइकल एंड रीयूज़ करना। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन का क्या था कि जैसे हमारे यहाँ हमें पता है पूरे अर्थ में कई पानी, मतलब कई ज़्यादा क्या है, जितनी धरती है उससे ज़्यादा क्या है, मतलब जितना लैंड है उससे ज़्यादा पानी है, 70% वाटर है, लेकिन वो सोल्टी होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो प्योर वाटर बहुत कम होता है। तो नेशनल वाटर मिशन का यही एम था कि हमें क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, फालतू वेस्ट नहीं करना है, आगे वाली जनरेशन के लिए उसको बचाना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम को हमें क्या करके रखना है, बचा के रखना है। मतलब हमारे हिमालय इसको जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बर्फ़ पिघलती जा रही है, वहाँ की स्पीशीज़ को खतरा है, तो उन चीज़ों को क्या करें, बचा के रखे। इस मिशन के तहत यही एम था। उसके बाद ग्रीन इंडिया गोल्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, मतलब डिफोरेस्टेशन ना होने दें, हम एफोरेस्टेशन करें, पेड़ों को लगाएं, ताकि क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज भी हो रही है तो प्लांट्स क्या करें, उसे एब्जॉर्ब कर ले, प्लांट्स और ट्रीज उसे एब्जॉर्ब कर ले, तो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज,
मतलब ये कुछ 8 मिशंस थे जिसमें स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्लाइमेट चेंज को से हमें क्या करना, मतलब सबको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें, जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करें, एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों का यूज़ करें, ऐसे लोगों के बाद मतलब लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए। उसी के बाद इंडिया का इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2015 में। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। इसके तहत एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की बात की गई थी, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। तो जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करें तब आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, मतलब बताना है कि ऐसा ऐसा इंडिया ने किया। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके ग्रुप डिस्कशन पे कि आपका इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि हमारे यहाँ क्या क्या हो चुका है। तो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसके अंदर उन्होंने बात करी थी OS 1 सर्ड 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड इनिशिएटिव। इसका मतलब ऐसा होता है कि सन नेवर सेट्स, मतलब सूरज कभी सेट थोड़ी ना होता है, सूरज तो वहीं रहता है, धरती घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि सनसेट हो गया। मतलब ऐसा था इनका कि ऑल पूरे वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे ग्रिड के थ्रू, मतलब सोलर पैनल्स के थ्रू, ग्रिड के थ्रू हम क्या कर देंगे, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि आज अगर सूरज हमारे इधर है, अमेरिका में रात हो रही होगी, उधर जब सूरज आएगा तब इधर रात रहेगी, तो सूरज तो वही है ना, तो वहाँ एनर्जी, मतलब अभी उधर एनर्जी बनाएंगे फिर इधर भेज देंगे, मतलब जब सूरज उधर रहेगा वहाँ पे एनर्जी बना के इधर पास कर देंगे, जब इधर सूरज रहेगा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से मतलब बनाएंगे और उधर मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब इससे क्या है कि एक सन एक वर्ल्ड और एक ग्रिड, मतलब एक ग्रिड पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखेगी और सब जगह इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, चाहे दिन हो या रात। तो ये इनिशिएटिव था। उसके बाद फेम स्कीम फॉर ई मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये भी 2015 में थी। इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन करें, स्कीम्स का नाम लेना है, आपको बताना है कि ये चीज़ें इंडिया ने की है, तो उससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन में। उसके बाद अमृत मिशन, जो स्मार्ट सिटीज़ के लिए, मतलब सिटीज़ को क्या बनाना है, मैं अर्बन को, मतलब अर्बन एरियाज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, स्मार्ट बनाना है, मतलब पोल्यूशन फ्री बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना है, एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों का यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का यूज़ करना है, यही सारा। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में क्या होता है कि LPG सिलेंडर्स जो बांटे जाते हैं, उससे क्या होगा कि महिलाएँ जो चूल्हा जलाती है उससे कार्बन एमिशन होता है, मतलब वो एक तरीके से एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है वो धुआं। तो LPG स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा, ये मोस्टली वुमेन के लिए थी, उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वो धुआं। तो LPG का अगर वो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उनको मतलब पोल्यूशन नहीं होगा, पहली बात तो, दूसरी बात उनको हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद उजाला स्कीम, उजाला स्कीम का पर्पस ये था कि जो CFL जो है, मतलब आपके जो बल्ब चलते हैं, इनकेंडेसेंट बल्ब, लैंप जो, मतलब वो बल्ब है CFL मान लो, इससे इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे काय में, LED बल्ब, मतलब LED का हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे यूज़, ताकि LED जो होते हैं ना, एक तो कम पोल्यूशन करते हैं, इसके अंदर से टॉक्सिक गैसेस कम रिलीज होती है, और दूसरी चीज़ की एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। मतलब 95% जो होगा ना, ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ओनली 5% ये हीट रिलीज करेंगे। और वहीं अगर आप दूसरे अगर CFL बल्ब देखते हो तो वो 80% जो है वो हीट रिलीज करते हैं और बाकी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स थी इंडिया की, जो कि इंडिया ने मतलब इनिशिएटिव्स लिए क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए, जो क्लाइमेट चेंज को होने से रोकते हैं, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम IPCC बोलते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसको कम करने के लिए, मतलब उसको जानने के लिए कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम कम से कम कर सके, उसके लिए IPCC बनाया गया था। उसके बाद UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका भी अल्टीमेट एम यही था कि ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है उसको कम कर सके। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। तो ये जो UNFCCC है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज करता है हर साल, जैसे COP1, COP2, COP3, अभी रिसेंट COP29 हुई थी। तो इनमें क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से बचा सके, मतलब क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोक सके, उसके बारे में डील करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था हमारा COP11 में, जो कि GHG एमिशन को कम करने की बात करता है। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसने ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने की बात करी थी कि हमें
ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इतना नहीं बढ़ने देना है, मतलब इसको लिमिट कर दिया था कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड का टेम्परेचर। उसके बाद एक रेड प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसमें डिफोरेस्टेशन जो है उसको कम करने की बात की थी, मतलब प्लांट्स ट्रीज लगाने की बात की थी ताकि डिफोरेस्टेशन कम हो सके। उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में उसको प्लांट्स ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है, जब भी आप डिस्कशन करें उसमें आपको मेंशन करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। उससे आपका ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा होगा, मतलब आपके पास पॉइंट्स रहेंगे बोलने के लिए। तो यही सब था क्लाइमेट चेंज के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।